सो हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इसका डाइजेशन और एक्सक्रीशन वाला सिस्टम फिजियोलॉजी में कंप्लीट किया था, है ना, इन द लास्ट लेक्चर। अभी इस लेक्चर से हम करेंगे इसका दूसरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो कि है सर्कुलेशन और रेस्पायरेशन, है ना, यानी परिसंचरण तंत्र और उनका जो श्वसन तंत्र है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। This is, I guess, maybe 10th or 11th maybe lecture. First of all, I want to say कि I guess सब लोग ढंग से ही कर रहे होंगे। मॉर्फो कंप्लीट हो गई है, फिजियोलॉजी का पहला लेक्चर ऑलमोस्ट डन है। आई होप सब सही कर रहे होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और लेट्स नाउ बिगिन और डिगिन करते हैं आज वाला लेक्चर, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट इसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ये, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हीमोलिम्फ की बात होती है। हमने लास्ट लेक्चर में जब हम डाइजेशन एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे, हमने एक्सक्रीशन जब पढ़ा था वहाँ पे उत्सर्जन में हमने ये देखा था कि हीमोलिम्फ से जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है ना, और फिर वहाँ से वो फिल्टर आउट होके रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस से गो थ्रू करके उन सारी प्रक्रियाओं से जाके वो रेक्टम में, फिर एनस के वाया बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है ना। तो वहाँ जो हमने हीमोलिम्फ डिस्कस किया था, वो हम आज उसको और डिटेल में देखते हैं। तो हमारे चैप्टर का जो टाइटल है, ये फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर है, मतलब सेकंड पार्ट है। इसका नाम है सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र। अब इतना तो हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ के आइडिया लगा ही चुके हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हीमोलिम्फ जो है वो एक द्रव है। जैसे हमारे पास ब्लड है वैसे उनके पास हीमोलिम्फ होता है ना। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम इतना बेसिक जानते हैं कि जो श्वसन है वो स्पाइरेकल्स के माध्यम से होता है, जो कि स्पाइरेकल्स हैं इंसेक्ट के एब्डोमिनल एरिया में पाए जाते हैं। एक बार डायग्राम के पास जाओ वहाँ पे, और मैंने इंसेक्ट का डायग्राम बनाया, वहाँ पे जाके देखो तुम लोग, है ना, कि मैंने वहाँ पे स्पाइरेकल्स बनवाए हुए हैं एब्डोमेन में। तो मैं तुमको सबसे पहली चीज़ अगर इसमें ये बताऊं, सबसे पहला टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वो है इसका परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ये है सबसे पहला। दूसरा जो पार्ट है, इसके दो पार्ट हैं इस यूनिट के, सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण, और दूसरा जो यूनिट है उसके दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर हम श्वसन तंत्र डिस्कस करते हैं। होता क्या है इंसेक्ट्स के अंदर, मैं इतना तो शुरू में बताया था मैंने कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब इनके पास कोई ब्लड वेसल, कोई कैपिलरीज, कोई इस टाइप के स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं जो इनकी बॉडी से बॉडी के अंदर फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह सर्टेन रास्ते के मीडियम से लेके जाएंगे। होता क्या है, एक प्रिमिटिव टाइप का, एक पिछड़े हुए तरीके का अंग होता है, हार्ट के जैसा जो होता है काम करने में, फंक्शन में, स्ट्रक्चर में नहीं। बाकी इनके पास जो ब्लड है, जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, जो इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड है, जो द्रव है, परिसंचरण द्रव है, वो बेसिकली रिलीज हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर, और बॉडी के सारे ऑर्गन्स उसमें बात कर लेते हैं, और गैसेस जो हैं वो वहीं से उनको डायरेक्टली मिल जाती हैं। तो सबसे पहली चीज जो इसके बारे में हम लिखते हैं वो ये है कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। कैसा? ओपन टाइप। सबसे पहली चीज ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खुला परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पजेस करते हैं जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज इसमें कि इसमें जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के माध्यम तक सीमित नहीं रहता है। वो ब्लड वेसल्स से, मतलब कोई छोटी मोटी वेसल टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रिमिटिव टाइप के, पिछड़े हुए हैं, इतने मॉडिफाइड नहीं है जैसे हमारे मनुष्यों के अंदर या कॉर्डेट्स के अंदर या वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं, और वहां से ये जाके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो फैल जाता है। तो इसमें हम लिखते हैं कि इन दिस सिस्टम द ब्लड, और इसको हम सर्कुलेटरी फ्लूइड लिखते हैं,
डज नॉट कन्फाइन ओनली टू ब्लड वेसल्स। इसको हिंदी में ये कहा जाता है कि जो रक्त है वो केवल रक्त वाहिकाओं तक ही सीमित नहीं रहता है, शरीर के सारे पार्ट्स के अंदर वो ब्लड जो है वो फ्लो करता है और सारे ऑर्गन्स को बेध कर देता है ना, यानी सारे ऑर्गन्स उसमें नहा लेते हैं। तो इसको हिंदी में लिखते हैं कि इसमें जो रक्त है वो रक्त वाहिका तक सीमित नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा फीचर। ठीक है, पहला फीचर ओपन टाइप, दूसरा फीचर डज नॉट कन्फाइन ओनली टू ब्लड वेसल्स, जो ब्लड है वो केवल ब्लड वेसल तक कन्फाइन नहीं करता है। तीसरा फीचर इसके अंदर ये होता है कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उनको बेध कर देता है बॉडी कैविटी के अंदर। अब कल जब सर्कुलेटरी मतलब लास्ट लेक्चर में जब सर्कुलेटरी और जब डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम में बता रही थी तो वहां मैंने तुमको बताया था एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होता है और बीच में बॉडी कैविटी होती है। वो बॉडी कैविटी वो जगह है जहां पे सारे ऑर्गन बॉडी के जो हैं वो सिचुएटेड हैं, सारे पार्ट्स बॉडी के सिचुएटेड हैं। वो बने कहां से हैं, बाहर की जो लेयर है एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म, वो वहां से बने हैं पर सिचुएटेड उस बॉडी कैविटी के अंदर हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो ब्लड है डायरेक्टली बेध बॉडी ऑर्गन्स सिचुएटेड इन बॉडी कैविटी। शरीर का जो गुहा है, जो कैविटी है, उसके अंदर जहां पे बॉडी के ऑर्गन्स सिचुएटेड हैं उस जगह पे सीधे ये अंगों को स्नान करा देता है रक्त। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं रक्त शरीर के गुहा में स्थित अंगों को नहला देता है। नहला देता है यानी ऑर्गन्स उसमें बेध कर जाते हैं, मतलब जो ब्लड है वो डायरेक्टली एकदम से सारे बॉडी ऑर्गन्स पे आता है और सारे बॉडी ऑर्गन्स उसमें बेध कर जाते हैं। ठीक है, इसको हम स्नान कराता है लिख देते हैं। ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। चौथा जो पॉइंट इसमें हम लिखते हैं हीमोलिम्फ बोलते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड को। जो ब्लड है इंसेक्ट्स का, जो रक्त है ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीटों का जो रक्त है उसे कहा जाता है हीमोलिम्फ। ठीक है, क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें यह कहता है कि जो बॉडी कैविटी है जिसमें हीमोलिम्फ है उस कैविटी को हीमोसील बोलते हैं। याद हो अगर तो मैंने ये बताया था कि जो बीच की बॉडी कैविटी है उसको सिलोम बोला जाता है। तो सिलोम से ही वर्ड सील डेवलप हुआ है और क्योंकि यहाँ पे हम ब्लड की बात कर रहे हैं इसलिए हम उसको हीमोसील बोलते हैं। तो जो बॉडी कैविटी है जहाँ हीमोसील पाया जा रहा है, जो गुहा है शरीर का, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हीमोसील। ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हैं। हीमोसील के अंदर ही ब्लड पाया जाता है। हीमोसील के अंदर ही, हीमोसील वो कैविटी है जहां ब्लड पाया जाता है और वैसे जो इसकी बॉडी कैविटी है वहां पे बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो सिचुएटेड होते हैं, है ना। और हीमोलिम्फ से वो भरा हुआ कैविटी है ना हीमोसील। अनलाइक जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर, मतलब जैसे वर्टिब्रेट्स में होता है उससे बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम देखें तो जो इंसेक्ट ब्लड है वो
ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता है। एक चीज मैं बताती हूँ बहुत ब्रीफली थियोरेटिकली, ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है ब्लड, तो हमारे में जो ब्लड पाया जाता है उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये बेसिकली आयरन रिच प्रोटीन होता है। जब भी बोलते हैं ना कि ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, तो उसमें हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं कि हीमोग्लोबिन काउंट कितना है। हीमोग्लोबिन काउंट हो गया, आरबीसी काउंट हो गया, है ना। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है, ये वो प्रोटीन है जो अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक जगह से दूसरी जगह ये लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, पर इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये चीज कहाँ देखने को मिलती है, ये चीज देखने को मिलती है हमको वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। वर्टिब्रेट्स कौन, जो कशेरुकी हैं, जो कशेरुकी जीव हैं वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, वहां पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्लड के अंदर पाया जाता है। इंसेक्ट्स के अंदर ये चीज एब्सेंट है। क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर ये चीज एब्सेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्ट का जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, उसका परिवहन नहीं करवाता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि कशेरुकी जीवों के साथ होता है। तो इस वाले पॉइंटर को बना लेना जिससे तुमको ये याद रहे कि हीमोग्लोबिन जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। से अनलाइक, ये अलग पॉइंटर है ना, ये बॉडी कैविटी वाला पॉइंटर अलग है, ये पॉइंटर अलग है। तो इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि जो कशेरुकी हैं, कशेरुकी जीवों के विपरीत कीटों में परिसंचरण द्रव, क्या है परिसंचरण द्रव वो यहाँ लिखना, मैं बता रही हूँ, कहानी सुना रही हूँ, तो उसको गैस करना, कमेंट करना मुझे कि परिसंचरण द्रव क्या है। तो कशेरुकी जीवों के विपरीत कीटों में परिसंचरण द्रव ऑक्सीजन का परिवहन ठीक है। मतलब अनलाइक वर्टिब्रेट्स, अनलाइक यानी ऑपोजिट, अनलाइक वर्टिब्रेट्स insect blood which is hemolymph does not carry or transport ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैं O2 लिख रही हूं, तो इसको फिगर आउट कर लेना कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, ये यहाँ पे खत्म हो गए बेसिकली जितने भी पॉइंट हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। वाई सो, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट। HB यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज -NT यानी एब्सेंट। -NT लिख रही हूं मैं, इसका मतलब है एब्सेंट, कि हीमोग्लोबिन नहीं है, इस वजह से ऑक्सीजन का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया बेसिकली कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। देखो एक बार रिवाइज करते हैं। ओपन टाइप का है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल्स तक ही कन्फाइन नहीं होता, वो बॉडी ऑर्गन्स को डायरेक्टली बेथ करा देता है ब्लड के अंदर। और इसकी ब्लड वेसल्स उतनी वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं, उतनी विकसित नहीं होती हैं पूर्ण रूप से, जैसी कि कशेरुकी जीवों के अंदर पाई जाती हैं, यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती हैं। अनदर पॉइंट, डायरेक्टली बॉडी ऑर्गन बेथ करते हैं ब्लड के अंदर। कौन बेथ करवाता है, वो जिस चीज से बेथ करते हैं वो है हीमोलिम्फ, जो इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड है। क्या नाम हो गया, हीमोलिम्फ। और कैविटी कौन हो गई, हीमोसील। हीमोसील वो कैविटी है जिसके अंदर बेसिकली हीमोलिम्फ पाया जा रहा है। उसके बाद हीमोग्लोबिन पिगमेंट किसके अंदर पाया जाता है, कशेरुकी जीवों के अंदर, पर कीटों के अंदर ये चीज नहीं पाई जाती है, ठीक है।
कीटों में ये चीज नहीं पाई जाती है, इंसेक्ट में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो जो ब्लड है वो कैरी नहीं करेगा और ट्रांसपोर्ट नहीं करता है ऑक्सीजन को, यानी वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करेगा क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट जो है, अगला टॉपिक वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक की क्या विशेषताएं हैं। हालांकि हम ये कर ही चुके हैं तो एक बार इसी में ऐड कर लेते हैं पॉइंटर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक ही हो रहे हैं। पहला तो ये कि ओपन टाइप का सर्कुलेशन हम देख चुके हैं। दूसरी चीज हीमोसील होगा, ये भी हमें पता है। एक चीज इसमें लिखना, डॉर्सल ट्यूब्यूलर हार्ट होता है, डॉर्सल ट्यूब्यूलर हार्ट मतलब जो इसका ऑर्गन है ना, प्राइमरी जो प्राथमिक अंग है जो परिवहन करवा रहा है, जो परिसंचरण करवा रहा है, वो जो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एक तो डॉर्सल है यानी शरीर में पीछे की तरफ है। हमारा जो हार्ट होता है कशेरुकी जीवों का, वर्टिब्रेट्स का, वो पाया जाता है वेंट्रली, ठीक है, आगे की साइड पाया जाता है। वेयरएज इनका जो हार्ट है वो होगा बॉडी में डॉर्सली, पीछे की साइड। ट्यूब्यूलर होगा स्ट्रक्चर में, यानी नली के समान होगा, एक ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, इस तरीके का दिखता है। क्या बोलते हैं इसको, पृष्ठीय, है ना, नलिकाकार हृदय। पृष्ठीय नलिकाकार हृदय, ये पॉइंटर्स हैं जो पता होने चाहिए, इन्हें रट लिया जाए, दैट वुड बी बेटर। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर है ना बहुत लो होता है। अब मैं ये समझाती हूँ कि ये क्यों होता है, ठीक है, यानी खून का जो दबाव होता है बॉडी के अंदर वो बहुत ही लो होता है, कम होता है। रीजन बीइंग व्हाट, रक्तदाब कम है, ठीक है, रक्तदाब कम क्यों है। अब इसको अगर आप लोग इतना मेरे साथ पढ़ चुके हो कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम इसका काम करता है, तो तुम लोग ये फिगर आउट कर लोगे कि रक्तदाब जो है वो लो क्यों होता है। इसका रीजन ये है, मैं बताती हूँ। होगा क्या कि इंसेक्ट्स की जो बॉडी है उसके अंदर ना तो उसका जो अंग है कैसा है, अंग का क्या है स्ट्रक्चर, हार्ट है, डॉर्सल है, ट्यूब्यूलर है, ठीक है, यानी ट्यूब्यूलर है, बहुत ज्यादा कोई थिक उस पर ऐसी कोई वॉल नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है कि उसमें बहुत ही तेज प्रेशर से ब्लड आए तो वो फट नहीं जाएगा। फिर उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्तवाहिकाएं, वो भी इतनी वेल डेवलप्ड नहीं है, इतनी अच्छे से मॉडिफाइड नहीं है कि उसमें एकदम से अगर हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करे तो वो बर्स्ट ना हो। रीजन बीइंग यही कारण है कि इसकी वाहिकाएं और अंग इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए ब्लड जो है वो कम प्रेशर में फ्लो कर रहा है। अगर ब्लड हाई प्रेशर में, रक्तदाब बहुत हाई हो जाए, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो आप ये समझो कि बॉडी के अंदर ब्लड है वो बहुत तेज प्रेशर से फ्लो करता है। तो जब प्रेशर लगाएगा ना ब्लड, तो वो दीवारें जो हैं, हार्ट की वॉल्स हो गई, उन नलिकाओं की, वाहिकाओं की, यानी ब्लड वेसल्स की वॉल्स हो गई, उन पे बहुत तेजी से प्रेशर लगाता है। बहुत तेजी से प्रेशर लगाएगा तो उन पे पड़ता है दबाव, दबाव पड़ने के कारण वो फट सकती हैं। इसीलिए कम प्रेशर में ब्लड है, क्योंकि वो इतना तेज प्रेशर अपनी वॉल्स पे टॉलरेट नहीं कर सकती कि वो इतना हाई प्रेशर में ब्लड कर जाए फ्लो, ठीक है, ये हो गया एक रीजन। इसके बाद ब्लड के अंदर क्या नहीं होता है, इंसेक्ट ब्लड के अंदर दो चीजें नहीं होती हैं। हीमोग्लोबिन तो हम देख चुके हैं, बाकी जो ब्लड होगा ना, जो रक्त है, हीमोलिम्फ, उसके अंदर दो चीजें लैक करती हैं, लैक यानी नहीं पाई जाती। क्या दो चीजें नहीं पाई जाती, देखना, इसके ब्लड के अंदर एक तो आरबीसी नहीं होती यानी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और दूसरी चीज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है ना पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि आयरन रिच प्रोटीन है, और ये मिलता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, आरबीसी भी वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलती हैं। ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल्स। और हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, आयरन रिच प्रोटीन है, ठीक है, ये याद रखना कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और आयरन रिच है, यानी उसके अंदर आयरन पाया जाएगा। अदर देन हीमोग्लोबिन इनके पास अपने पिगमेंट्स होते हैं, वैनिडिन वगैरह, फेरिटिन, वेनिडिन, है ना, क्रोमियम वगैरह, अपने टाइप के पिगमेंट्स होते हैं इंसेक्ट्स के पास, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो हम ये याद रखेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर, कि इनके पास हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि ब्लड जो है वो मेनली क्या ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड जो है, रक्त, किस चीज का परिवहन कर रहा है, ठीक है,
मैं यही लिख रही हूँ, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन किस चीज़ का कर रहा है। तो दो चीज़ों का करता है, मैं बता देती हूँ। एक तो होते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व या पोषक पदार्थ, और दूसरा हार्मोन्स। हार्मोन तो तुमको पता ही है। हार्मोन क्या होते हैं जी, जब मैं तुमको थ्योरेटिकली बता देती हूँ हार्मोन क्या होते हैं, क्योंकि अगला जो लेक्चर है ना वो न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम वाला आएगा, उसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे हार्मोन। और जब हम मेटामॉर्फोसिस कर रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जुवेनाइल हार्मोन, इक्डायसन हार्मोन क्या है ये हार्मोन। बेसिकली ध्यान से सुनना, वो केमिकल मैसेंजर हैं। पहली चीज़ तो ये केमिकल है, रसायन है, रासायनिक पदार्थ हैं जो कि संदेशवाहक का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एक मैसेज को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, ये है केमिकल मैसेंजर्स। ये एक जगह जाते हैं, एक से दूसरी जगह, और वहां जब ये जाते हैं वहां जाके कुछ ना कुछ चेंज इनिशिएट करते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन, बदलाव वहां पे देखने को मिलता है। तो ये हो गए हार्मोन्स। तो ब्लड जो है वो बेसिकली दो चीजें लेके जाएगा, एक तो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करेगा, एक हार्मोन ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। इंसेक्ट ब्लड में आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद इसके बाद हम यहाँ पे इसका जनरलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। मुझे एक सेकंड देना। आई होप यहाँ तक की चीज़ें सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक इंसेक्ट का ना एक डायग्राम बना लेते हैं मोटा मोटा, कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस तरीके से दिखता है। देखो, डायग्राम्स का बहुत मेजर रोल माना जाता है। अगर आप डायग्राम्स नहीं बनाएंगे तो थ्योरेटिकली लिख के आना ठीक है, बट वो उससे चीज़ें याद नहीं रहती। चीज़ों को याद रखने के लिए लंबे टाइम तक आपको डायग्राम, थ्योरी, एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट, बबल चार्ट, सब कुछ एक तरीके से कंपाइल करके रखने चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम बनाते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट का हम एक रफ सा डायग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐसे एक रफ सा इंसेक्ट का डायग्राम एक बना के आ जाना है। ठीक है, एक रफ सा ऐसा इंसेक्ट का डायग्राम बना के आ जाना है, जिसमें ये पीछे की जो बॉडी है, एक बार इसको थोड़ा और बल्जी कर देते हैं। ये पीछे की जो बॉडी है ये इसका अब्डोमेन और लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, ये हमने एक रफ सा इंसेक्ट का डायग्राम बना दिया। ये इसका माउथ है, ये इसका एंटीना है, ये इसके लेग्स हैं, ये ऊपर इसके विंग्स हैं, ये थोरैक्स वाला एरिया, ये हेड वाला एरिया, ये एब्डोमेन वाला एरिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे बेसिक बेसिक हम वो देखते हैं कि कुछ कैपिलरीज टाइप का सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पे एक सिस्टम होता है। ठीक है, क्लोज, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। एक वेसल आपने यहाँ बना देनी है। ये येलो से जो बना रहे हैं ना हम, ये कैपिलरीज बना रहे हैं इनकी डिस्टॉर्टेड टाइप की।
सपोजिटली यहाँ ये क्या है, ये इनकी मसल अटैचमेंट्स हैं लेग्स के अंदर, ठीक है। ये भी कैपिलरीज ही हैं। इसके बाद यहाँ से वेसल शुरू होती है, शुरू होते होते ये विंग्स के अंदर एनलार्ज करती है, ठीक है। फिर ये इधर चली जाती है स्टमक के अंदर, और फिर ये यहाँ से एकदम पीछे तक जाएगी एंड वी विल क्लोज इट फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं, सेम ऐसी लाइंस हम ऊपर भी क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। इजी सा डायग्राम है, बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं बनाना है, एक रफ सा इंसेक्ट का फिगर बना देना है, एक यहाँ बना दी, 3 लेग्स के अंदर बना दी, विंग्स के अंदर पहुंचा दिए। और अब हम है ना, अब इसका ब्लड फ्लो देखते हैं कि ब्लड फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, किस तरीके से होता है, फिर हम लेबलिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्पाइरेकल्स भी बनाते हैं, ठीक है। इनमें से भी ब्लड पास करता है। अब हम एक बार ब्लड का फ्लो देखते हैं कि ब्लड है ना किस तरीके से आएगा। सपोजिटली देखना, यहां से आएगा एक फ्लो ब्लड का, ठीक है, यहां से आया, ठीक है। एक आउटर रीजन से ब्लड फ्लो करेगा और फ्लो करता करता पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, विंग्स के अंदर जा रहा है, देख रहे हैं, यहां से आ रहा है और विंग्स तक जा रहा है। ये कौन जा रहा है, ये रेड कलर का क्या है, ये है इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड, दैट इज हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ का फ्लो हो रहा है। उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ से इसके अंदर, सेम ये इसके अंदर आ रहा है, तो इधर अंदर आ गया और बाहर ये सेपरेटली फ्लो कर ही रहा है, ठीक है। उसके बाद अंदर आने के बाद ये यहाँ से यूं फ्लो करेगा, देखो ये बन गया एक इसका मूवमेंट फ्लो का, सही है ना। उसके बाद ये पीछे भी यहाँ से फ्लो करेगा इनमें से, और ये नीचे की तरफ से आएगा, देखना मैं थोड़ा उल्टा बना रही हूँ बट देखना एक बार। ये जो है, ये राउंड राउंड जो हमने सर्कल्स बनाए थे, इनके अंदर से भी ब्लड पास आउट करता है, और इनके अंदर से जो ब्लड पास आउट करता है ना, वो इस तरीके से पास आउट करेगा, ऐसे। रफली हम एरो करके इसको देख लेते हैं। आप कहोगे मैम ये आपने एरोस कट कर दिए बीच में से, नहीं, ये जो फ्लो है ये अलग से जा रहा है, ये अलग से नीचे से फ्लो आ रहा है, और ये फ्लो भी नीचे से ही आ रहा है, देखना ये इस तरीके से, देखा, समझे ना। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी हमने वो बनाए, स्पाइरिकल्स बनाए, इनमें से भी ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, इनमें से भी ब्लड फ्लो करेगा। और यही ब्लड जो है, जो इनमें से फ्लो कर रहा है, एक फ्लो ऐसे जा रहा है, एक फ्लो यूं जा रहा है, तो जो यूं जा रहा है वो इन इन सर्कल्स में से, स्पाइरिकल्स में से निकलेगा, ठीक है, और इस तरीके से भी फ्लो करेगा। मतलब ब्लड जो है वो पूरी ही बॉडी में फ्लो कर रहा है, एक तरीके से पूरी बॉडी के अंदर फ्लो देखने को मिलेगा आपको, कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां आपको ब्लड देखने को ना मिले। उसके बाद ये यहाँ आ गया, ये ऊपर निकल गया, सेम अगेन ये यहाँ आ गया, इसके अंदर वापस यहाँ आ गया। ये मैं बस आपको एक रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि किस तरीके से इसकी बॉडी के अंदर पूरा जो है ब्लड वो ऐसे चला जाता है। अब यही ब्लड जो यहाँ से आया विंग्स से घूम घाम के, वो यहाँ पूरी बॉडी के हिस्सों में चला जाएगा, ठीक है। ये देखो, हेड रीजन में भी चला गया, लिम्स में भी चला गया, है ना, ये चला गया, ये लो, हो गया। हमारे पूरी बॉडी के अंदर हमको अलग अलग जगह ब्लड देखने को मिल गया। अब हम इसको करेंगे लेबल कि कौन सी जगह क्या है, सो दैट हमको बेटर रिकॉग्नाइज हो पाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है एंटीना, ठीक है, ये तो हम फिगर आउट कर ही पा रहे हैं, ये एंटीना है, ये लेग्स हैं यानी ये पैर हैं, वो एंटीना है, स्पर्शक है, ये हेड है यानी ये सिर वाला एरिया है, ये माउथ है, सही है। यहां तक की लेबलिंग तो हम कर सकते हैं। ये है विंग्स यानी पंख,
है ना। ये वाला हिस्सा है एब्डोमेन, उदर वाला हिस्सा, सही है। ये है थोरैक्स, ठीक है, वक्ष वाला हिस्सा। ये तो हमने कर ली इंसेक्ट की लेबलिंग। अब हम करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की लेबलिंग। तो ये जो आपको पाइप दिख रहा है येलो कलर का, ये इसे बोलते हैं ऑर्टा। इसको ना दूसरे कलर से करवाती हूँ। अच्छा, ऑर्टा क्या होता है? जब हम ह्यूमन हार्ट पढ़ते हैं तो ह्यूमन हार्ट के अंदर ऑर्टा जो है वो वाहिका है जो प्योर ब्लड लेके जाती है और हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट्स में वो उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, परिवहन करवाती है उसका। वो ये काम यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो रही है, पर ये जो है सबसे प्रोमिनेंट वाहिका है, इसलिए इसको ऑर्टा कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहीं से जो है ऊपर की तरफ वो रक्त विंग्स में भी जा रहा है ना, और यहाँ पे स्पाइरेकल्स भी हैं, तो ये हो जाएगा ऑर्टा वाला एरिया, ठीक है। या विंग्स में भी ब्लड फ्लो पूरा है तो उसको ध्यान रखना, विंग्स की उसमें साइड्स में है। उसके बाद ये जो हिस्सा उठा हुआ है इसे बोलते हैं डॉर्सल एम्प्यूला। यहाँ पे नहीं था, वेंट्रली नहीं है, ये डॉर्सल एम्प्यूला है, ठीक है। ये है डॉर्सल यानी पृष्ठीय एम्प्यूला। एम्प्यूला खाली जगह है जहां पे ये ब्लड जो है वो जिसके माध्यम से विंग्स के अंदर जा रहा है, ये है डॉर्सल एम्प्यूला। ये वाले नाम याद रखने हैं लेबलिंग में, ऑर्टा हो गया, डॉर्सल एम्प्यूला हो गया। इसके बाद ये है ऑस्टियम। ये जो येलो कलर के यहाँ पे बने हुए थे ना, ये है ऑस्टियम। येलो कलर के जो होल्स बनाए थे मैंने, इन्हें ऑस्टियम बोला जाता है ना। उसके बाद ये जो एरिया है ये वाला जहां पे ये बने हुए हैं, ये हार्ट है इसका। बताया था ना ट्यूब्यूलर, डॉर्सल ट्यूब्यूलर हार्ट, यानी जो ये वाला हिस्सा है पीछे का, ये हार्ट है। इसके अंदर ऑस्टियम यानी छोटे छोटे छेद हैं जो कि उसके ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं कि जो ब्लड है वो प्रॉपरली इसमें से पास कर पाए। ये इसका हृदय है, डॉर्सल ट्यूब्यूलर हार्ट, नलिका आकार और पृष्ठीय यानी पीछे की तरफ, ठीक है। उसके बाद पेरिकार्डियल साइनस हो जाएगा ये वाला। एक मिनट, इसको कहाँ लेबल करूं? सुनना मेरी बात, ये जो हिस्सा है पीछे का जो टेल के बिल्कुल पास है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस। और ये हो गया हार्ट, ऊपर डॉर्सल ट्यूब्यूलर हार्ट, ठीक है। लेबलिंग में कंफ्यूज नहीं होना, लेबलिंग आराम से बहुत धीरे धीरे समझना, इसको थोड़ा स्पीड को स्लो कर लेना, चाहे पॉज करके देख लेना, पर इसकी लेबलिंग को बहुत ढंग से समझना, ठीक है। उसके बाद डॉर्सल डायफ्राम है। ये जो दिख रहे हैं आपको येलो कलर की छतरियां सी बनी हुई कोन टाइप, ये हैं इसके डायफ्राम। डायफ्राम का काम है बेसिकली जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो प्रेशर जो बनता है ब्लड का और बॉडी की वॉल्स का, उसको मेंटेन करके रखता है डायफ्राम। डायफ्राम का काम है बॉडी की वॉल्स जो है, हार्ट की वॉल्स, ब्लड वेसल की वॉल्स, वो फट ना जाए, तो इसलिए डायफ्राम होता है। ये पीछे के हैं तो इन्हें डॉर्सल डायफ्राम बोलेंगे, ये आगे के हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं वेंट्रल डायफ्राम, ठीक है। ये वाला जो है इसको बोलेंगे वेंट्रल डायफ्राम। डायाफ्राम का काम प्रेशर मेंटेन करके रखने का है, ठीक है। डायफ्राम का काम है प्रेशर मेंटेन करना। यहाँ जगह है नहीं, कहाँ करवाऊँ? डॉर्सल एम्प्यूला हो गया। अच्छा, ये यहाँ से निकाल के यहाँ करा देती हूँ। ये नीचे की तरफ है तो ये वेंट्रल है, ये ऊपर की तरफ है तो इसे बोलेंगे डॉर्सल डी। डी का मतलब डॉर्सल डायाफ्राम। अगर मैं डॉर्सल डी डाल रही हूँ विच मीन्स डॉर्सल डायाफ्राम, ऊपर वो कवर अप हो गया उससे, तो उसको हम यहाँ कर लेंगे डॉर्सल डायाफ्राम, ठीक है।
प्लीज लेबलिंग में कंफ्यूज नहीं होना। डॉर्सल एम्प्यूला है ये वाला, डॉर्सल डायफ्राम है ये छत्रियां आगे की तरफ हैं, इन्हें वेंट्रल डायफ्राम बोलते हैं। ऑस्टियम ये जो छोटे छोटे होल्स हैं इन्हें बोलेंगे। पेरिकार्डियल साइनस पीछे की तरफ ये जो गैप है इसे पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये है इसका हार्ट, ठीक है। ऑर्टा है ये वाला हिस्सा, यहाँ तक हार्ट है, यहाँ ये एम्प्यूला हो गया और ये हो गया आगे हार्ट, ठीक है। इसके बाद पेरिन्यूरल साइनस है जो आगे वाली जगह है ये वाली, इसको पेरिन्यूरल साइनस बोलते हैं ये वाली, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पेरिन्यूरल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस ऊपर और आगे पेरिन्यूरल साइनस, ठीक है। दो तरीके की, ये आगे का गैप पेरिन्यूरल साइनस, पीछे का वो जो जगह है वो हो गई पेरिकार्डियल साइनस। उसके बाद पेरिविसरल साइनस भी होती है, ये वाला जो एरिया होगा इसको हम पेरिविसरल साइनस बोलते हैं। पेरिविसरल साइनस। साइनस बेसिकली एक बहुत बड़ी खाली जगह है, एम्प्यूला है ये छोटा है, साइनस जो है वो थोड़ी बड़ी जगह है, ऑस्टिया छोटे छोटे ये डॉट्स हैं, गैप्स हैं, होल्स हैं एक तरीके से। पेरिकार्डियल साइनस देखो, अब मैं आपको एक बार इसको पूरा एक बार रिवाइज करा देती हूँ, इसकी पूरी लेबलिंग हो गई है। हाँ, इसकी पूरी लेबलिंग हो गई है। अब मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि हमने क्या बनाया है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये हो जाएगा इंसेक्ट। इंसेक्ट की बॉडी के अंदर ये तो इसके बेसिक बेसिक पार्ट्स आप समझ लेंगे, विंग्स हो गए, लेग्स हो गए, हेड, माउथ, एंटीना हो गया, ये पीछे का एब्डोमेन, थोरैक्स वाला एरिया हो गया। अब इसको ध्यान से सुनना, ये जो है ये है येलो कलर से जो मैंने बनाई है यहाँ पे, ये इसकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये भी ब्लड वेसल है जो लेके जा रही है ब्लड को, यहाँ पे ये भी ब्लड वेसल है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये जो हिस्सा हो जाएगा ये हार्ट वाला एरिया है। हार्ट वाले एरिया के अंदर ये जो छोटे छोटे आपको होल्स दिख रहे हैं इन्हें हमने नाम दिया है ऑस्टिया, ठीक है। इन्हें हमने ऑस्टिया बोला। पीछे का जो हिस्सा है उसको हम बोलेंगे यहाँ, ये जो गैप है, तीन गैप्स की बात, तीन एरियाज की बात डिस्कस हो रही है। एक ये वाला एरिया, एक ये नीचे वाला एरिया और एक ये इधर आगे वाला एरिया, और ये सब कुछ एब्डोमेन का ही साइड पे हम डिस्कस कर रहे हैं, उधर वाली तरफ में ही। ये जो नीचे वाला है इसे बोलेंगे पेरिन्यूरल साइनस, ऊपर बोलेंगे पेरिकार्डियल साइनस। ऐसे याद कर सकते हो कि कार्डिया का मतलब हार्ट होता है, और क्योंकि डॉर्सली हार्ट है ऊपर की तरफ तो पेरिकार्डियल साइनस है, और यहाँ पे पेरिविसरल साइनस होगा। ये जो येलो कलर की कोन्स दिख रही हैं ये हैं डायाफ्राम, जो ऊपर हैं उन्हें वेंट्रल डॉर्सल डायाफ्राम बोलते हैं, और आगे की तरफ है नीचे उसे बोलते हैं वेंट्रल डायाफ्राम, ठीक है। ये ट्यूब्यूलर हो गया हार्ट। उसके बाद ये जो छोटा सा एरिया है जो पीछे की तरफ है इसे डॉर्सल एम्प्यूला बोलते हैं। ये आगे नहीं होगा, सिर्फ पीछे वाले विंग में होता है, तो इसको डॉर्सल एम्प्यूला बोल देंगे। हार्ट जब आगे जाएगा तो वो डिसकंटिन्यू हो जाता है और फिर ऑर्टा वाला एरिया चालू हो जाता है। दैट्स इट। गिन के कितनी चीज़ें हैं जो याद रखने की हैं, बिल्कुल यहाँ से पीछे से शुरू करना। ये एरिया हो जाएगा हार्ट, ये हो जाएगा डायफ्राम, पीछे का डायफ्राम डॉर्सल डायफ्राम, ठीक है। ये हो गया डॉर्सल डायफ्राम, आगे का डायफ्राम हो गया वेंट्रल डायफ्राम। हार्ट हो गया, ये एरिया हो गया पेरिकार्डियल साइनस, आगे का पेरिन्यूरल साइनस, और ये जो एरिया है ये पेरिविसरल साइनस हो जाएगा। डॉर्सल एम्प्यूला क्या हो जाएगा? डॉर्सल एम्प्यूला हो जाएगा ये वाला एरिया जो ये है, इसे बोलेंगे डॉर्सल एम्प्यूला। और ये जो एरो निकल के आ रहा है और यूं जा रहा है ऊपर, ये डॉर्सल डायफ्राम का है। ऑर्टा हो जाएगा उसके बाद आगे जाएंगे तो, ठीक है। सिंपल। ये पीछे के जो पर्पल कलर से मैंने लेबलिंग किया ना, ये याद रखना कि ये वाला पार्ट है, उसमें येलो येलो वाला बना लेना। चाहे ब्लड फ्लो तुम इतना डेंस ब्लड फ्लो मत दिखाना, 4 एरो से ही दिखा देना कि 4 एरो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर ये घूम के इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दैट्स इट। क्योंकि पूरी बॉडी में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये हो गया इसके सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम। अब हम इसके बाद जो अगली चीज डिस्कस करते हैं, आराम से इसको पॉज करो, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। 2-3 बार अगर कर लोगे ना, मतलब वीडियो के बीच में ही पॉज करके अगर 2-3 बार रिवाइज कर लोगे कि अच्छा ये हार्ट है, ये ऑस्टिया है, ऐसे ब्लड जाता है, तो बहुत इजीली तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। और इसको एक बार बना के साथ लेक्चर के साथ प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद अगली चीज जो डिस्कस होती है वो डिस्कस होती है हीमोसील। अगला टॉपिक आता है हमारा हीमोसील। मैंने बोला सील में सिलोम शब्द से ये डेवलप हुआ है, इसका मतलब बॉडी कैविटी, और हीमो मतलब जो उसका सर्कुलेटरी फ्लूइड है। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि बॉडी कैविटी जो हीमोलिम्फ से फिल्ड है उसे हीमोसील बोला जाता है। बॉडी कैविटी फिल्ड विद हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड है।
इज हीमोसील। मतलब पीछे चलो डायग्राम पे, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, ये जो जगह है जहाँ पे ब्लड आपको फ्लो करता हुआ दिख रहा है, ये है इसकी हीमोसील, क्योंकि यहाँ पे इसका हीमोलिम्फ फ्लो कर रहा है। उसे हीमोसील कहा जाता है। इसके बाद हीमोसील जो है उसके डिविजन्स होते हैं, है ना, विभाजन होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे डायग्राम के बारे में, जो मैंने तुमको पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविशरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस, 3 साइनस बताए थे, उसके बारे में देखते हैं कि तीनों में क्या क्या होता है। ठीक है, मेरी बात को सुनना। जो हीमोसील है वो 3 डिविजन्स में डिवाइडेड होता है, यानी विभाजन। 3 क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है वो। कौन कौन? 3 डिवीजन कौन कौन? डॉर्सल यानी पीछे पृष्ठीय, कौन होता है? पेरिकार्डियल साइनस। मैंने कैसे बोला इसको याद करने के लिए कि कार्डियम यानी हार्ट है पीछे, तो आप कार्डियल याद रखें, पेरिकार्डियल साइनस पीछे। आगे होता है वेंट्रली, 2 होते हैं वेंट्रली, ठीक है, कौन कौन होते हैं देखना, वेंट्रली यानी आगे की तरफ, और इसको डिवाइड करते हैं। तो वेंट्रली में एक तो होता है हमारे पास पेरीविशरल और एक होता है पेरी न्यूरल। तो वेंट्रली में 2 होंगे, पेरीन्यूरल साइनस जो कि पेरी कार्डियल साइनस के नीचे होगा एकदम, और पेरीविशरल जो थोड़ा आगे की तरफ होता है, विसेरा, इसलिए पेरीविशरल साइनस बोलते हैं इसको। विशरल यानी विसेरा, विसेरा जो है वो वाला एरिया है, खाली वाला एरिया है, ठीक है, जहां पे ऑर्गन्स हैं, उसको विसेरा बोलते हैं। तो पेरीविशरल साइनस 3 हमने देख लिए। ये मिडल में आ जाएगा, बीच में, और ये आ जाएगा वेंट्रल यानी आगे। वेंट्रली ना लगाओ, इसको ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है, दैट इज बेटर। ये 3 डिविजन्स हो गए, पेरी वेंट्रल, पेरीन्यूरल और मिडल पेरी विशरल। तो ये कैसे चालू होगा? पेरिकार्डियल, फिर पेरी विशरल और फिर पेरी न्यूरल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इन तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखना, डायफ्राम जो है, जो 3 चेम्बर हैं वो डिवाइड कौन करता है? डायफ्राम। 2 डायफ्राम थे ना, एक डॉर्सल डायफ्राम था, एक वेंट्रल डायफ्राम था। तो डायफ्राम क्या करेंगे? हीमोसील्स के चेम्बर्स को डिवाइड करते हैं। हीमोसील्स का विभाजन कौन कर रहे हैं? डायाफ्राम। तो डायाफ्राम भी हमारे पास 2 हैं, वेंट्रल और डॉर्सल। वेंट्रल नीचे और आगे की तरफ, डॉर्सल पीछे और ऊपर की तरफ, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला जो हमारे पास साइनस आता है वो पीछे जो होता है पृष्ठीय, डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस, उसके बारे में देखेंगे। डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस देखते हैं क्या होता है। डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस जो है, सबसे पहली बात तो डॉर्सल डायफ्राम के ऊपर होगा,
यानी पृष्ठीय डायफ्राम के ऊपर स्थापित है ये पेरिकार्डियल साइनस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें हार्ट होता है, ठीक है। पेरिकार्डियल साइनस में कौन होता है? हार्ट, हृदय। हृदय कैसा है इसका? डॉर्सल और ट्यूब्यूलर, तो इसके पास हृदय है। दूसरी चीज, हीमोलिम्फ जो है वो हार्ट में पेरिकार्डियल साइनस से ही एंटर करता है। हीमोलिम्फ और हीमोसील में मत कंफ्यूज होना। हीमोसील में हीमोलिम्फ फ्लो करता है और हीमोलिम्फ इसका फ्लूइड है, हीमोसील इसकी कैविटी है। तो हीमोलिम्फ है हार्ट में, यही एंटर करता है, यहीं से पेरिकार्डियल साइनस से। समझे? 3 पॉइंटर्स हो गए। क्या क्या? पहला तो कि डॉर्सल डायफ्राम के ऊपर है, दूसरा इसके पास हार्ट है, तीसरा जो हीमोलिम्फ आएगा हार्ट के अंदर वो यहीं से एंटर करता है, पेरिकार्डियल साइनस से एंटर करता है। इसके बाद हम मिडल पेरीविशरल साइनस देखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मिडल पेरीविशरल साइनस। मिडल यानी मध्य में जो है पेरीविशरल साइनस है, ये क्या कर रहा है? सबसे पहली चीज इसके बारे में याद रखना, ये लार्जेस्ट साइनस है, यानी सबसे बड़ा चेम्बर है ये, सबसे बड़ा साइनस है, सबसे बड़ा बॉडी कैविटी का सबसे बड़ा वाला क्षेत्र है ये। इसी में एलिमेंट्री कैनाल्स होती हैं, बॉडी वो फैट ग्लोब्यूल होती हैं और गोनाड्स होते हैं। क्या क्या होता है इसके पास? कंटेन्स, यानी इसके पास क्या क्या होता है? देखो 3 चीजें होती हैं इसके पास। एक तो गोनाड्स, गोनाड्स यानी जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं इंसेक्ट के, जो क्या बोलते हैं उसका एग बना रहे हैं और स्पर्म जो बना रहे हैं, वो जो पार्ट हैं गोनाड्स। उसके बाद इसके पास होती हैं फैट बॉडीज और एलिमेंट्री कैनाल। फैट बॉडीज होती हैं। फैट बॉडीज जो हैं बेसिकली, फैट बॉडीज वो कोशिकाएं या वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं फैट के, है ना, वसा के, और वो करते क्या है बेसिकली? जो एलिमेंट्री कैनाल, अब यहाँ पे डाइजेशन वाला पार्ट आ गया। एलिमेंट्री कैनाल में मुंह से लेके आपका एनस तक सब कुछ मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, वो सब आ रहा था। तो वो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मिडल पेरीविशरल साइनस में ही पाई जाती है, सबसे बड़ा साइनस है ये। गोनाड्स होते हैं इसके पास, ठीक है, जो प्राइवेट पार्ट है, यानी सरसी हो गया, ओविपोजिटर हो गया, है ना, टेस्टीज हो गई, वो सब इसके पास होता है। और फैट बॉडीज क्या करती हैं? एलिमेंट्री कैनाल यानी वसा की जो बॉडीज हैं वो क्या करेंगी? एलिमेंट्री कैनाल और गोनाड को कवर करके रखती हैं इंसेक्ट का, जिससे जो एकदम से कोई भी डैमेज हो तो वो अफेक्ट ना हो, है ना, एकदम से डैमेज ना हो जाए। एलिमेंट्री कैनाल और गोनाड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए, ठीक है। इसके बाद पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा भाग होगा ये। दूसरी बात, इसके पास क्या होंगे? गोनाड्स यानी टेस्टीज और ओवरी, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल और उसके बाद फैट बॉडीज। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं वेंट्रल पेरिन्यूरल साइनस। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे वेंट्रल पेरिन्यूरल साइनस, नीचे की तरफ थी, है ना, वेंट्रल डायफ्राम के नीचे होगी, पहला पॉइंट। वेंट्रल डायफ्राम के नीचे स्थित है, लोकेटेड बिलो वेंट्रल डायफ्राम। इंग्लिश वाले ये लिख लेना, हिंदी वाले लिख लेना कि जो वेंट्रल डायफ्राम है उसके नीचे ये होगी, और इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। समझ रहे हो? वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या हो गया? नर्वस सिस्टम वाला पार्ट हो गया। ये इसका तंत्रिका तंत्र बनाने में मदद करती है। जो इसके तंत्रिका रज्जु है वो बेसिकली कहाँ पे होती है? वेंट्रल पेरीवेंट्रल वो पेरीन्यूरल साइनस के अंदर होती है। अब यहाँ से तुम बहुत इजीली समझ सकते हो कि क्यों इनके नाम इस तरीके से दिए गए हैं। पेरिकार्डियल, इसमें कार्डिया है,
ठीक है, इसका मतलब हार्ट होगा इसके पास। ठीक है, इसके पास हार्ट है, ब्लड जो है हीमोलिम्फ वो हार्ट में यहीं से एंटर करेगा और ये होगा डॉर्सल डायाफ्राम के ऊपर, और वेंट्रल जो है पेरीन्यूरल वाला वो डायफ्राम के नीचे की तरफ। बीच वाला जो एरिया हो गया वो हो गया मिडल वाला एरिया, जिसको हमने पेरीविसरल बोल दिया। विसेरा यानी वहां पे सारे जो आपके सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गन होते हैं, विसेरा बोलते हैं अंदर की उस जगह को जहाँ पे आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स यानी कोमल, नाजुक, डेलिकेट आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं। तो ये लार्जेस्ट साइनस है क्योंकि इसके पास बॉडी ऑर्गन्स हैं। कौन से एलिमेंट्री कैनाल है ना, फेट बॉडीज हैं जो कि उनको कवर करती हैं, और गोनाड्स हैं। उसके बाद पेरीन्यूरल देखना, न्यूरल का मतलब यहाँ नाम में ही न्यूरल आ गया यानी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड। तो यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है और वेंट्रल डायफ्राम के ये नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हम बना चुके हैं इसका डायग्राम। इसके बाद हम अगली चीज जो डिस्कस करते हैं वो है डॉर्सल वेसल। डॉर्सल वेसल क्या होती है देखना। डॉर्सल वेसल क्या थी, वो ऑर्टा जो हार्ट से निकल रहा था ना, जिसमें एम्प्यूला वाला रीजन था, ऑर्टा था, वो बात कर रहे हैं हम उसकी। तो ये हो जाएगा डॉर्सल वेसल, पृष्ठीय रक्त नलिका। वेसल यानी नलिका, पृष्ठीय रक्त नलिका, डॉर्सल वाहिका, इसको हम डॉर्सल वाहिका भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा सुनना, जो मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है यानी हार्ट, जब मैंने डायग्राम बनाया था तो वहां पे मैंने ये बताया था कि जो हार्ट होगा वो बेसिकली एक्सटेंड करेगा आगे की तरफ इस वेसल के अंदर, डॉर्सल वाहिका के अंदर, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, डॉर्सल वाहिका। ठीक है, तो होगा क्या कि पीछे की तरफ एक्सटेंड होगा डॉर्सल साइड पे, यही इसकी डेफिनेशन है। मुख्य परिसंचरण अंग यानी मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन, कौन है मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन, हार्ट। ठीक है, जो मुख्य परिसंचरण अंग है इसका हार्ट, वो करता है एक्सटेंड। एक्सटेंड यानी वो आगे की तरफ लंबा होता है, एक्सटेंड करता है इन टू वेसल यानी वाहिका ऑन द डॉर्सल साइड यानी पृष्ठीय जो साइड है वहां पे, डॉर्सल साइड पे, और वो बनाता है डॉर्सल वेसल। आई बात समझ में। जो मुख्य परिसंचरण अंग है हार्ट, वो एक्सटेंड करेगा इनटू वेसल, कहाँ पे, डॉर्सल साइड पे, पीछे की तरफ, जिसको हम बोल देते हैं ऑर्टा भी नाम है इसका, है ना। तो इसके अब पार्ट्स देखो क्या क्या पार्ट्स हैं डॉर्सल वेसल के पार्ट्स। डी वेसल यानी डॉर्सल वेसल, पृष्ठीय वाहिका। ठीक है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है इसका हार्ट, हृदय। हृदय के बारे में हम ये तो जानते हैं कि पृष्ठीय है, डॉर्सल है, ट्यूब्यूलर है यानी नलिकाकार है। ठीक है, दिखने में कुछ इस तरीके का दिखेगा। चेम्बर्ड है यानी कक्षीकरण है इसके अंदर। फिर पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर या इसको आप डॉर्सल भी बोलते हो। पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, दो चीजें होती हैं डॉर्सल और पोस्टीरियर, मैं अभी बता देती हूँ, एक सेकेंड सुनना। डॉर्सल और वेंट्रल का पता है क्या मतलब होता है। डॉर्सल वेंट्रल का मतलब होता है, डॉर्सल मतलब ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ, वेंट्रल मतलब आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर एंटीरियर का मतलब है एंटीरियर यानी अग्र यानी ये आगे की साइड, और पोस्टीरियर मतलब इस तरीके से पीछे की साइड। ठीक है, क्योंकि हम इंसेक्ट को यूं रख के देख रहे हैं, सपोजिटली अगर हम इंसेक्ट को इस तरीके से रख के देखें, तुम्हारे सामने उसका हेड है और पीछे की तरफ उसकी टेल है, तो सॉरी उसका एब्डोमेन है, तो उस बिहाफ पे अगर हम देखें तो ये वाला साइड जो है वो डॉर्सल है, ये इसका वेंट्रल है, आगे जो तुम्हारी तरफ है जहाँ हेड है वो पोस्टीरियर एरिया है, और जो पीछे की तरफ मेरी साइड है वो इसका वो तुम्हारी तरफ एंटीरियर है, मेरी तरफ पोस्टीरियर यानी पश्च खंड है उसका। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। तो हार्ट है पोस्टीरियर साइड और डॉर्सल, ये दोनों अलग चीजें हैं। उसके बाद मस्क्यूलर है, ठीक है, ट्यूब्यूलर है, मस्क्यूलर यानी मांसपेशियों से बना हुआ, मांसपेशी युक्त, और उसके अलावा ये है एब्डोमेन के अंदर, पोस्टीरियर है कॉमा मेनली अब्डोमेन में।
उदर खंड के अंदर पाया जाएगा ये, ठीक है। हिंदी इनकी लिख लेना। मस्क्यूलर यानी मांसपेशीय, ट्यूब्यूलर यानी नलिकाकार, डॉर्सल यानी पृष्ठीय, चेम्बर्ड यानी कक्षीकरण होगा, पोस्टीरियर यानी पश्चखंड में पाया जाता है, और अब्डोमेन वाला जो भाग है उसके अंदर हार्ट पाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं वो है ऑर्टा। हार्ट एक्सटेंड करता है ऑर्टा के अंदर। ऑर्टा मैंने तुमको बताया वो नली आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है। ऑर्टा जो है एंटीरियर ट्यूब्यूलर पार्ट है, एंटीरियर है यानी अग्र है आगे की साइड, हार्ट की साइड वो हेड की साइड, ट्यूब्यूलर है वही नलिकाकार, और पार्ट है हार्ट का ही एक पार्ट है, हार्ट एक्सटेंड होकर ऑर्टा बनाता है। उसके बाद दूसरी चीज हम इसमें ये देखते हैं कि नॉन चेम्बर्ड है, कक्षीकरण देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर, चेम्बर्स नहीं होंगे। हार्ट के अंदर कौन बना रहा था चेम्बर? अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है। हमने ये सुना हार्ट चेम्बर्ड है, कैसे चेम्बर्ड है? पीछे जाओ डायग्राम देखो, कमेंट करना कि हार्ट जो है वो कैसे चेम्बर्ड है और ऑर्टा कैसे नॉन चेम्बर्ड है, ठीक है। हालांकि मैं ये बता चुकी हूँ। एक्सटेंड करता है हेड की तरफ, एक्सटेंड्स टुवर्ड हेड लिख लेना इंग्लिश वाले। हेड की तरफ एक्सटेंड करेगा, ये हो गया ऑर्टा, ठीक है। अग्रभाग की सरल नलिका है जिसमें कोई कक्षीकरण नहीं है, सिर की ओर जाती है, ठीक है। अब हार्ट के बारे में हमने देखा तो इसमें हम हार्ट के बारे में लिखेंगे अब, ठीक है। ये हो गया, अब हम लिखेंगे हार्ट के बारे में। थोड़ा और डिटेल में लिखेंगे हृदय के बारे में कि इसका हृदय किस तरीके का होता है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। लॉन्ग है, लंबा है, ट्यूब्यूलर है, नलिकाकार है, मस्कुलर है, चेम्बर्ड है। उसके बाद क्या होगा, हर एक चेम्बर में पेयर ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया होती है इसकी ओपनिंग। हर ऑस्टिया के पास होते हैं वॉल्व। मैंने डाइजेशन वाले लेक्चर में बताया था कि वॉल्व जो है वो क्या काम करते हैं, तो यू ऑलरेडी नो कि वॉल्व क्या करते हैं। तो हर एक ऑस्टिया के पास अपने अपने क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। ऑस्टिया क्या है, वॉल्व लाइक ओपनिंग्स जो कि हार्ट चैम्बर के अंदर हैं। ऑस्टिया कर क्या रही हैं, हीमोलिम्फ जो आ रहा है फ्लूइड उसकी एंट्री को हार्ट में अलाउ कर रही हैं कि आ जाओ हार्ट के अंदर आओ, फ्लो करो और आगे निकल जाओ, ठीक है। और किस वजह से कंट्रोल हो रही है, वो वॉल्व की वजह से कंट्रोल हो रही है। वॉल्व क्या कर रहे हैं, बैक फ्लो को रोक रहे हैं कि पीछे की तरफ ना चला जाए। फिर आती हैं एलरी मसल्स। एलरी मसल्स हैं मांसपेशियां जो कि लेटरली हार्ट से अटैच्ड होती हैं और ये पंपिंग में मदद करती हैं। मांसपेशियां कह रहे हैं ना मस्कुलर है, क्यों? क्योंकि उसमें मांसपेशियां हैं, वो उनका नाम है एलरी मसल्स। एलरी मांसपेशियां ये कर क्या रही हैं, हीमोलिम्फ को पंपिंग में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिक बेसिक, हम इसके बारे में लिख लेते हैं। लॉन्ग है, मस्कुलर है, ट्यूब्यूलर है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर के बारे में। ट्यूब्यूलर यानी ट्यूब समान, मस्कुलर यानी मांसपेशियां युक्त। कौन सी मांसपेशियां, एलरी मसल्स, एलरी मांसपेशियां लेटरली अटैच्ड होती हैं। अभी मैं लिखवा दूंगी इसमें, एलरी मसल्स हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर हार्ट के अंदर आता है, विभाजीकरण, विभाजित है ये चेम्बर्स में। चेम्बर्स यानी कक्षीकरण है ना, है इसके अंदर, चेम्बर्स में डिवाइडेड है। और हर एक जो चेम्बर होगा, हर एक चेम्बर यानी ईच चेम्बर कंटेन्स पेयर्ड ओपनिंग्स कॉल्ड ऑस्टिया। ऑस्टिया है पेयर्ड ओपनिंग्स, जोड़े में काम करती हैं ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टिया, ऑस्टिया क्या है, पेयर्ड ओपनिंग्स, होल्स हैं बताया था ना मैंने, और पेयर्ड हैं ये याद रखना, ठीक है। पेयर्ड ओपनिंग्स हैं, ऑस्टिया है पेयर्ड ओपनिंग्स। ऑस्टियाज के पास होते हैं वॉल्व, ये हम आगे लिख लेते हैं। हृदय क्या है, हिंदी वाले लिखेंगे, हृदय जो है लंबी पेशीय नली है जिसमें कक्ष बनते हैं और प्रत्येक कक्ष में ऑस्टिया नामक छिद्र होते हैं। ऑस्टिया जो है ये है वॉल्व, ऑस्टिया है पेयर्ड ओपनिंग्स, जोड़ी युक्त ओपनिंग्स हैं, और इनके पास होते हैं वॉल्व, ठीक है। अलाउ करती हैं हीमोलिम्फ को
टू फ्लो थ्रू हार्ट, कि भाई आओ हार्ट में से फ्लो करके जाओ। आ रही है तो एंट्री को कौन अलाउ कर रहा है? एंट्री अलाउ हो रही है बाय वॉल्व। वॉल्व कर रहे हैं एंट्री को अलाउ, और वो वॉल्व्स क्या कर रहे हैं? बैक फ्लो रोक रहे हैं कि हीमोलिम्फ जो आ रहा है वो वापस बैक फ्लो ना कर जाए, तो वो बैक फ्लो को रोक रहे हैं। ठीक है, ये हो गई चीज। इसके बाद एक और चीज जो इसमें हम देखते हैं वो ये होगी कि लेटरली इसमें एलरी मसल्स अटैच्ड होती हैं। एलरी मांसपेशियां, एलरी मसल्स लेटरली यानी डायगनली अटैच्ड हैं। लेटरली हार्ट से अटैच्ड हैं और कर क्या रही हैं? हीमोलिम्फ जो है उसे पंप करने में मदद कर रही हैं। हीमोलिम्फ मत लिखो, हार्ट को पंपिंग करने में हेल्प कर रही हैं, ये लिखो। पंपिंग क्यों जरूरी है? पंपिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि जो ब्लड है, जो हीमोलिम्फ है, वो इजीली इसमें से पास आउट करके आगे की तरफ चला जाए। ठीक है, ये हो गई एलरी मसल्स। कहाँ हैं ये? लेटरली हैं, ये याद रखना, और पंपिंग में हेल्प कर रही हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, और कैसी हैं ये? फैन शेप्ड, पंखे के समान होती हैं, फैन शेप्ड। फैन यानी पंखा, पंखे के समान। फैन कैसा? इस तरीके का फैन, दीवार पे जो लगा हुआ है वो ऊपर सीलिंग पे, वो फैन नहीं। वो जो फैन आता है चाइनीज फैन, जिससे अपन ऐसे हवा करते हैं, वो वाला फैन। ठीक है, तो फैन शेप्ड है ये। पंखाकार पेशियां हैं। अब हम ब्लड सर्कुलेशन का मैकेनिज्म समझ लेते हैं एक बार, कि ब्लड सर्कुलेशन काम कैसे करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन तो अपन को अलग ही लेक्चर में इंक्लूड करना पड़ेगा, ये भी थोड़ा और जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं कि इसका जो ब्लड सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है वो कैसे काम करेगा। रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना। कैसे काम करेगा? देखो, सबसे पहले इसके अंदर जो पहली चीज आती है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। सबसे पहली चीज होती है डायस्टोल। ठीक है, अभी समझाती हूं होता क्या है। दूसरी चीज होती है सिस्टोल। हार्ट जो पंपिंग कर रहा है ना, जो एलरी मसल्स लेटरली अटैच्ड हैं, जो हार्ट को पंप करने में हेल्प कर रही हैं, वो बेसिकली किस तरीके से पंपिंग करता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, एक हमने देखा सिस्टोल, एक हमने देखा डायस्टोल। ये इतना ही कर सकता है, इसकी इतना ही पोटेंशियल है। डायस्टोल के अंदर मैं थ्योरेटिकली बताती हूँ होता क्या है। हार्ट करता है रिलैक्स। ठीक है, हार्ट रिलैक्स करेगा तो जब ऐसे मानो कि हार्ट जब रिलैक्स कर रहा है, उसकी वेसल्स एकदम शांत हैं, उसकी जो वॉल्स हैं एकदम शांत हैं, दीवारें, तब खुलते हैं ऑस्टिया। शांत है, ऑस्टिया खुलेगा, वॉल्व खुलेंगे, हीमोलिम्फ अंदर आएगा। जैसे ही हीमोलिम्फ अंदर आता है उसकी पंपिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हार्ट कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ के फिर वापस वो बढ़ा होगा, पंपिंग करेगा, तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। ठीक है, तो दो चीजें हैं। डायस्टोल के अंदर हार्ट करेगा रिलैक्स, इसमें हार्ट रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स यानी शांत है, बिल्कुल दीवारों में कोई सिकुड़न नहीं है, शांत है। ठीक है, यहां सिस्टोल में हार्ट कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन आ जाने का मतलब है सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ेगा कब? सिकुड़ेगा तब जब वो ब्लड आएगा, आके वो अंदर उसको लेगा, फिर वो ऐसे कम करता है पंपिंग। तो जब वो अंदर गया, कॉन्ट्रैक्ट करा, तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। फिर वो ऊपर एक्सपैंड करा तो उसको डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, तो जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, ये सबसे अच्छा टाइम है ऑस्टिया के लिए, कि ऑस्टिया ओपन हो जाए और ब्लड अंदर आ जाए हार्ट में। सही है,
कि हार्ट में ब्लड आ गया कब, जब उसकी वॉल्स एकदम शांत हैं, उनमें कोई हलचल कोई मूवमेंट नहीं है। फिर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर चुका है, जब वो सिकुड़ चुका है, तब ऑस्टिया बंद हो जाएंगे कि भैया अब बंद हो जाओ, ऑस्टिया हो जाएंगे क्लोज। समझ रहे हो, ऑस्टिया हो गया बंद, ठीक है। और ब्लड जो है वो एंटीरियरली यानी आगे की तरफ मूव करेगा। एंटीरियरली यानी अग्रखंड की तरफ जाएगा, यानी ऑर्टा की तरफ जाएगा। आई समझ में बात? क्या क्या बताया मैंने, मैं दोबारा बताती हूँ, देखना। सपोजिडली ये इसका हार्ट है, सपोजिडली ये इसका हार्ट है, यहाँ पे ऑस्टिया बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ डायफ्राम वगैरह हैं, एलरी मसल्स हैं जो ये अटैच्ड हैं इधर की तरफ, ये भी डायफ्राम हो गया, ये बॉडी बॉडी हो गई, आगे और एक्सटेंड होगा तो ये ऑर्टा बना देगा, ठीक है। यहाँ बीच में क्लोजिंग पॉइंट नहीं होता है, ये साथ में ही चल रहे होते हैं, कोई क्लोजिंग पॉइंट नहीं है, ये इसका हार्ट वाला एरिया है, ठीक है। अब इस चीज को एक बार समझना, इसके अंदर होगा क्या। सपोज ये हार्ट है, यहाँ पीछे की तरफ लेटरली इसके एलरी मसल्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है, हमें पता है फैन लाइक स्ट्रक्चर है, उसको पंप करने में हेल्प कर रही हैं। सपोजिटली ब्लड आया कैसे, हार्ट की जो वॉल्स हैं वो एकदम शांत है ना, हार्ट की वॉल्स रिलैक्स्ड है, उनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोई सिकुड़न नहीं, तो ऑस्टिया जो है ये खुल जाएंगे, ठीक है, ये कहेंगे भैया ओपन हो जाओ, ब्लड को आना है अंदर, तो ब्लड आएगा इनसाइड, इसके आ गया ब्लड अंदर, ठीक है, ओपन होके यहाँ पे चल रहा है डायस्टोल। आप वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से याद कर सकते हैं, डाया, डाया बोलने में कितना आराम, लाइक कितना ईज से हम बोल पा रहे हैं डाया, तो डाया मतलब रिलैक्सेशन है, हार्ट की वॉल्स शांत है, ब्लड आ जाएगा अंदर, ठीक है, हार्ट में। सिस्टोल बोलने में ही सिस्टोल हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ जा रहा है, तो जैसे ये सिकुड़ेगा ना, तो ये ऑलरेडी ये ऑस्टिया जो खुल गए थे ना, ये बंद हो जाएंगे कि यार अब बंद हो जाओ, अब जितना ब्लड आ गया, इसकी पंपिंग होगी, उसके बाद वो ब्लड आगे की साइड जाएगा, तो ये ब्लड एंटीरियरली आगे की तरफ मूव करता है, ये वॉल्स है ना सिकुड़ के एकदम छोटी हो जाएंगी हार्ट की, एकदम ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये जो टाइप है ये हो गया सिस्टोल, और यहाँ जब वो एंटर कर रहा था और ऑस्टिया खुल जा रहे थे वो था डायस्टोल। हमेशा ध्यान रखना, डायस्टोल में ऑस्टिया खुले हुए रहते हैं, सिस्टोल में ऑस्टिया हमेशा बंद हो जाएंगे। अगर सिस्टोल में ऑस्टिया खुले रह गए तो सारा ब्लड जो है वो बाहर चला जाएगा। सपोजिडली आप कोई एक पैकेट या एक रैपर लेंगे, अगर मान लो ऐसे चिप्स का पैकेट लिया सपोज, उसमें से आपने ऐसा करा कि उसको एकदम आपने ऐसे पिचका दिया और उसकी ओपनिंग खुली है, तो सारा उसके अंदर जो भी माल मटीरियल है वो बाहर गिर जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि अंदर की वॉल्स में जगह ही नहीं है, कोई एरिया नहीं बचा, इसलिए वो ओपनिंग क्लोज हो जाती है कि जो चीज अंदर है वो अंदर की अंदर ही रहे, और फिर वो, क्योंकि फिर वो अंदर है, ये बंद हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ब्लड पे पड़ रहा है यहाँ प्रेशर, तो वो आगे की तरफ फ्लो होगा फिर धक्के से, ठीक है, प्रेशर की वजह से, तो वो ऑर्टा की तरफ जाता है, ठीक है। इस तरीके से फिर वो आगे पूरी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे जाके वो मूव करेगा और सर्कुलेशन हो जाता है। तो इसका जो सिस्टम है, जो पाथ ऑफ सर्कुलेशन है वो क्या होगा, देखना। पाथ ऑफ सर्कुलेशन क्या होगा, हार्ट, हार्ट से जाएगा ऑर्टा, ठीक है, हार्ट, हार्ट से ऑर्टा, ऑर्टा से जाएगा सिर में, हेड में, हेड से फिर जाएगा हीमोसील, हीमोसील कहाँ, फिर पूरी बॉडी में चला गया हीमोसील, तो क्योंकि कोई ऐसी खास वेसल नहीं है ना, ऑर्टा के अलावा कोई बॉडी में वेसल ही नहीं है, खुले खुले ब्लड घूम रहा है, और हीमोसील से वापस हार्ट के पास आ जाएगा, बैक टू हार्ट, सब जगह जाके भाई विंग्स में चला गया, लेग्स में चला गया, जहां भी जाना था, और घूम फिर के वापस हार्ट के पास आ गया। ये है पाथ ऑफ सर्कुलेशन, हृदय, हृदय से ऑर्टा, ऑर्टा से सिर, सिर से हीमोसील, वापस फिर बैक टू हार्ट। अब हम एक्सेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन देख लेते हैं। पल्सेटाइल ऑर्गन कौन से, ये वो अंग हैं जो पल्सेट करने में, हार्ट को बीट करने में, धड़कने में मदद कर रहे हैं, और धड़कन कब चलती है, जब सिस्टोल डायस्टोल दोनों होते हैं, है ना, दोनों होंगे, रिलैक्स करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, बार बार जब ये होता है तो हमको धक 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 ऐसे बीटिंग फील होती है, उसी को बोलते हैं हम पल्स, पल्स चलना। तो एक्सेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन देख लेते हैं।
एक्सेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन पता है कौन से हैं? जो अपेंडेजेस पे लगे हुए हैं। और अपेंडेजेस क्या हैं? इसके उपांग क्या क्या हैं? विंग्स हैं और लेग्स हैं। अगर आपको डायग्राम याद है तो विंग्स के पास एक डॉर्सल एम्प्यूला था, वो पल्सेटाइल ऑर्गन है। उसके अलावा लेग्स के पास भी पार्ट्स थे, देखते हैं क्या क्या। पल्सेटाइल ऑर्गन कहाँ स्थित होते हैं? उपांगों में, यानी अपेंडेजेस के पास। और इंसेक्ट अपेंडेजेस होती क्या क्या हैं? एक तो विंग्स होते हैं और लेग्स होते हैं। सही है, इतना तो हम समझ ही गए। ठीक है जी। इसके बाद जो और एक एंटीना और होगा। एंटीना के पास भी तो होता है, अलग से बनाया था हमने येलो कलर का। सारा डायग्राम तुम लोग इजीली क्रैक कर लोगे अगर तुम इसको समझ जाओ। ठीक है, स्पर्शक हो जाएगा, स्पर्शक हो जाएगा, पंख हो जाएंगे, पैर हो जाएंगे, ये इसकी अपेंडेजेस है। और वहां जो अंग स्थित हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? पल्सेटाइल अंग बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? अपेंडेजेस में सर्कुलेशन करने में मदद करते हैं। जो अपेंडेजेस हैं उनमें परिसंचरण करने में ये सहायक हैं, है ना, हेल्पफुल हैं। ठीक है, छोटे पंपिंग अंग हैं, ये साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, साइज में स्मॉल होंगे। आगे चलते हैं, चलो ये हमने देख लिया एक्सेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन्स। हीमोलिम्फ को देख लेते हैं एक बार। हीमोलिम्फ क्या होता है? अब जैसे हमारे पास ब्लड है, तो हमारे ब्लड में क्या क्या है? हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, जो भी हैं। उसमें हम अब इसमें देखते हैं, इसमें जो हीमोलिम्फ है उसके पास क्या क्या होता है। हीमोसील हम कर चुके हैं, अब हम हीमोलिम्फ देखते हैं। हीमोलिम्फ क्या है? द्रव है इसका, सर्कुलेटरी फ्लूइड, यानी परिसंचरण द्रव। ठीक है, और ये कहाँ फ्लो कर रहा है? ये फ्लो करता है हीमोसाइट के अंदर, है ना। इसका कॉम्पोजिशन देखें अगर हीमोलिम्फ का, तो इसके पास क्या क्या हमको इसकी अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज जो हमको इसके अंदर देखने को मिलती है वो है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद हीमोसाइट। हीमोसाइट इसकी रक्त कोशिकाएं हैं। जैसे हमारे पास लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, वैसे इनके पास है हीमोसाइट। ठीक है, उसके बाद हीमोसाइट भी इसमें अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, दो ही चीजें हैं इसके पास, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये है लिक्विड पार्ट, है ना। ये जो फ्लूइड में आपको द्रव वाला हिस्सा दिख रहा है, फ्लूइड पार्ट, लिक्विड पार्ट, वो आपको प्लाज्मा दिख रहा है, वो है प्लाज्मा। भाई ब्लड है इसका, हीमोलिम्फ, उसमें दो पार्ट हैं, एक तो सेल्स हैं और एक फ्लूइड है। तो जो फ्लूइड वाला पार्ट है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होगा देखना, वाटर यानी पानी, सॉल्ट्स, है ना, उसके अलावा शुगर, शर्करा, और हॉर्मोन्स, है ना, और प्रोटीन्स। ये सब कुछ ब्लड प्लाज्मा में होता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर, मतलब चलो ठीक है मैं नहीं बताती हूँ, फिर हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ और उसको मिस आउट कर दो। मतलब इसमें होता है वाटर, पानी होगा, हॉर्मोन्स होते हैं, पानी होगा, सॉल्ट होगा, शुगर होगा, प्रोटीन होगा और हार्मोन होता है। 5 चीजें होती हैं। हीमोसाइट है इसकी कोशिकाएं। ठीक है, जो ब्लड सेल्स हैं हीमोलिम्फ के अंदर। ठीक है, कितने टाइप की होती हैं देखना, इसके भी टाइप होते हैं।
आगे चलते हैं, अब अपन आराम से देखते हैं हीमोसाइट कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले होती है प्रोहीमोसाइट। सबसे पहले क्या होती है? प्रोहीमोसाइट। ठीक है, पहला नाम। दूसरा नाम प्लाज्मासाइट्स, प्लाज्मेटोसाइट्स, सॉरी, प्लाज्मेटोसाइट्स, प्रोहीमोसाइट्स, प्लाज्मेटोसाइट्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। चौथे नंबर पे ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होंगी। इनोसाइट्स चौथे नंबर पे हैं इनोसाइट्स। ओ साइलेंट है इसमें, तो इसको हम इनोसाइट्स बोलते हैं। हिंदी वाले इनोसाइट ही लिखेंगे, इंग्लिश वाले ओइनोसाइट्स। ओइनासाइटोडॉइड्स, साइटोइड्स। ठीक है, साइट्स नहीं, साइटोइड्स। ठीक है, इसके बाद पांचवें नंबर पे आती हैं कोएगुलोसाइट्स। अब इनके क्या क्या काम हैं वो देखेंगे। प्रोहीमोसाइट, प्लाज्मेटोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट, इनोसाइटोइड्स और कोएगुलोसाइट। ठीक है, कोएगुलो तो नाम से ही पता लग रहा है कि ब्लड कोएगुलेशन कर रही है, तो वहां तो लिख ही लेते हैं। रक्त को जमाने में सहायक है ये करेंगी रक्त को जमाने का काम। ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमने प्रोहीमोसाइट्स देखी, तो प्रोहीमोसाइट कर रही हैं, ये हैं स्टेम लाइक सेल्स हैं। स्मॉल हैं, पहली बात तो छोटी हैं, स्टेम लाइक सेल्स। मैं एक चीज बताती हूँ, जब भी हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं ना, तो स्टेम सेल्स वो कोशिकाएं हैं जो खुद कोशिकाएं हैं पर वो दूसरी कोशिकाओं को बनाती हैं, उन्हें हम स्टेम सेल बोलते हैं। किसी भी जीव के अंदर देख लेना, स्टेम सेल वो कोशिकाएं होंगी जो दूसरी कोशिकाएं बनाएंगी। तो ये छोटी हैं साइज में और स्टेम लाइक सेल्स हैं, ये दूसरी हीमोसाइट्स को बनाती हैं। यानी दूसरी रक्त कोशिकाएं जो है इंसेक्ट की, उनको निर्माण करती हैं, ये उन्हें बनाती हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं स्टेम लाइक सेल्स। यहाँ स्टेम सेल ना बोल के स्टेम लाइक सेल बोला, मतलब कि स्टेम सेल्स नहीं है ये एक तरीके से, पर उनके जैसा ही काम कर रही हैं। उन जितनी विकसित नहीं है पर उन जैसा ही काम कर रही हैं, दूसरी हिमेटोसाइट्स बना रही हैं। फिर प्लाज्मेटोसाइट्स हैं, ये फेगोसाइटोसिस कर रही हैं। क्या होता है फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस होता है जो भी सेल आई बॉडी में, बाहर से कोई चीज आई, उसको पकड़ के ऐसा लग रहा है यार ये चीज हमारे काम की नहीं है, ये हमको बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, इंसेक्ट की बॉडी को, तो उसको पकड़ के ये उसको खा जाती हैं, उसका शिकार कर लेती हैं। ठीक है, ये इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधक क्षमता जो है इंसेक्ट के अंदर, इम्यूनिटी देती है इंसेक्ट को। अब ये पता है कहाँ आती है काम में, जो प्लाज्मेटोसाइट है, जब हम इंसेक्टिसाइड लगाते हैं तो इंसेक्ट है ना, जो कीट होते हैं वो कुछ इंसेक्टिसाइड्स को लेके इम्यून हो जाते हैं, तो वो क्या करती हैं, उसकी जो प्लाज्मेटोसाइट हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, वो जो भी हमने इंसेक्टिसाइड डाला उसके मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर आ गए उसको पकड़ के उसकी फेगोसाइटोसिस कर देती हैं, यानी उसका शिकार कर देती हैं, एक तरीके से खा जाती हैं उसको। और फिर वो जो इंसेक्टिसाइड है वो उस इंसेक्ट पे असर करना बंद कर देगा, उसको पता चल जाएगा और वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा उसके अगेंस्ट। बाद में वो चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ग्रेन्यूलोसाइट्स के पास कण हैं, इसलिए उन्हें ग्रेन्यूल्स बोला गया है। छोटे छोटे दाने हैं, कण, जिनको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेन्यूलोसाइट बोला गया है। ये डिफेंस में रक्षा कर रही हैं, ये प्रतिरोधक क्षमता दे रही हैं, है ना। और जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं इनके पास कण हैं और ये रक्षा कर रही हैं, यानी ये डिफेंस कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद इनोसाइटोइड्स आती हैं। इनोसाइटोइड्स क्या कर रही हैं, एक एंजाइम बनाती हैं बेटा जिसको बोलते हैं फिनोलॉक्सीडेज, है ना, और ये मेलेनाइजेशन में मदद कर रहा है। मैं बताती हूँ, एंजाइम का नाम याद करना पहले, मैंने तुमको बता रखा है एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम वो केमिकल होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं और जो भी प्रोडक्ट ब्रेक डाउन करना उसको इजीली ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे हम जब डाइजेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने अमाइलेज देखा था, माल्टेज देखा था, इन्वर्टेज देखा था, वैसे ही यहाँ पे एक एंजाइम बनता है जिसको बोलते हैं फिनोलॉक्सीडेज। क्या बोलते हैं?
फिनोलॉक्सीडेज है, एक ही नाम, अलग अलग लिख रही हूं सो दैट इजीली पढ़ पाए। फिनोलॉक्सीडेज, फिनोलॉक्सीडेज एंजाइम। अच्छा, फिनोलॉक्सीडेज एंजाइम क्या कर रहा है, ये क्यों बन रहा है एंजाइम, ये क्या काम करेगा? तो जो फिनोलॉक्सीडेज है वो कर रहा है मेलेमाइजेशन। क्या कर रहा है, ये यहीं बता देती हूँ मैं। ये जो फिनोलॉक्सीडेज है आपका, ये कर रहा है मेलेमाइजेशन। मेलेनाइजेशन, मेलेनाइजेशन का मतलब होता है बेटा, जो भी चीज, कोई भी फ्रूट हो गया, इंसेक्ट हो गया, हम हो गए, एक पिगमेंट होता है मेलेनिन जो उसको कलर देता है, रंग देता है। जैसे हमारा जो बॉडी कलर है ना, ये मेलेनिन पिगमेंट की वजह से है। कोई अगर बहुत ज्यादा डार्क स्किन का है ह्यूमन, मान लो आपके अराउंड कोई हो जिसका बहुत डार्क स्किन कलर हो, तो बोलते हैं उसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। कोई बहुत गोरा है तो बोलते हैं उसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट कम है, मेलेनिन। तो इसको बोलते हैं मेलेनिन, मेलेनाइजेशन। मेलेनाइजेशन का मतलब मेलेनिन जो पिगमेंट है, मेलेनिन पिगमेंट वो हो बनता है। कौन सा एंजाइम बना रहा है? फिनोलॉक्सीडेज। फिनोलॉक्सीडेज एंजाइम मेलेनिन पिगमेंट बनाता है, उस प्रोसेस को मेलेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो टेक्निकली जो मेलेनाइजेशन की प्रक्रिया है वो फिनोलॉक्सीडेज एंजाइम करा रहा है, मेलेनिन पिगमेंट बना रहा है, जिसकी वजह से इंसेक्ट को मिलता है बॉडी कलर। कि कौन सा रंग होगा, कितना, क्या डार्क ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन होगा, पिंक होगा, ब्राउन होगा, कौन सा पार्ट उसका ब्राउन है, कौन सा ब्लैक है। तो वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो कलर देने का काम है, रंग देने का, उसको कॉम्प्लेक्शन देने का, वो कौन कर रहा है? मेलेनिन। मेलेनिन बना कौन रहा है? मेलेनिन बनने की जो प्रक्रिया है उसे मेलेनाइजेशन कहा जा रहा है, और बना कौन रहा है? फिनोलॉक्सीडेज। और फिनोलॉक्सीडेज को कौन बना रहा है? इनोसाइटोइड्स। इनोसाइटोइड्स वो कोशिकाएं हैं जो फिनोलॉक्सीडेज बनाएंगी। फिनोलॉक्सीडेज मेलेनिन बनाता है और उस प्रोसेस को हम मेलेनाइजेशन कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स हम कर ही चुके हैं कि ग्रेन्युलोसाइट्स क्या, वो कोएगुलोसाइट्स क्या कर रही हैं। अब हम हीमोलिम्फ के फंक्शन देख लेते हैं। हो गया ये, यहाँ पे ये हो गई हमारी 5 टाइप की हीमोसाइट्स। देखो हीमोलिम्फ के फंक्शन क्या क्या है, ये हम पहले कर चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट है, वापस नहीं लिखवाऊंगी, पीछे ही जाके लिखवा देती हूँ अगर कुछ मिस आउट हो गया हो। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। एक और चीज जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसका भी ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी जो उत्सर्जक पदार्थ हैं, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे, उत्सर्जक पदार्थ, उनका भी ये परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हीमोलिम्फ। इसके बाद एक चीज और हम इसके बारे में लिखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पता है क्या है? बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेशर बना रहा है, और फ्लूइड कौन है? हीमोलिम्फ। तो वो प्रेशर जो बना रहा है उसको भी हीमोलिम्फ मेंटेन करता है, दाब को बनाए रखता है। ठीक है, ये हम हीमोलिम्फ के फंक्शन कर रहे हैं। चाहो तो आगे अलग से लिख लेना, चाहो तो यहीं लिख लेना जहां पहले लिखवाए थे। पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस देगा, ये भी एक काम है। किससे डिफेंस, किससे दे रहा है? पैथोजन। पैथोजन कौन है? पैथोजन है फॉरेन एजेंट। पैथोजन कोई भी प्राणी हो सकता है या एक छोटी सी कोशिका भी हो सकती है। एक छोटी सी कोशिका से लेके पूरे के पूरे प्राणी तक जो बाहर से आया है, जिसको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है इंसेक्ट की, उसे हम पैथोजन बोल रहे हैं। ठीक है, जो रोगाणु है, और रोगाणु एक छोटी सी कोशिका से लेके पूरे पूरे एक ऑर्गेनिज्म तक भी हो सकते हैं, उनसे रक्षा देता है, उनसे डिफेंस देता है, वुंड हीलिंग में मदद करता है, घाव भरने में। ठीक है, ये यहाँ पे जगह बनाते हैं थोड़ी सी। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका। एक और फीचर लिख लेना, यहाँ लिख लो वुंड हीलिंग।
वुंड हीलिंग यानी घाव भरने में मदद करेगा। इंसेक्ट को अगर कोई घाव हो जाएगा तो उसको कौन भरने में मदद करता है? हीमोलिम्फ। हम हीमोलिम्फ के बारे में लिख रहे हैं ये सारी कहानी, ठीक है। उसके वुंड को हील करने में हेल्प करेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करेगा, यानी भोजन संग्रह। और बताओ कितने पॉइंट लिखोगे हीमोलिम्फ के बारे में? कहानी लिखवा दी पूरी। इससे ज्यादा कंटेंट क्या ही लोगे यार। आराम से लिखो, आराम से। इसमें 15-15 नंबर के क्वेश्चंस बहुत इजीली फ्रेम होंगे। अब ये मैं छोटे छोटे पॉइंटर लिखा रही हूँ, इन्हीं को तुम बड़ी बड़ी लाइनों में लिख के आओ, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट इसका जो है वो काम है, मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। भोजन संग्रह हो गया। ये इसको हम थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है। एक और वो होगा मोल्टिंग यानी कायांतरण और मेटामॉर्फोसिस। मोल्टिंग मेटामॉर्फोसिस में ही तो होती है। ये सब हैं हीमोलिम्फ के काम। मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस में हेल्पफुल है, भोजन संग्रह करने में हेल्पफुल है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को कैरी करेगा, न्यूट्रिएंट्स हॉर्मोन्स को कैरी करेगा, पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंस देगा, है ना, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। ये सारे काम जो हैं ये हीमोलिम्फ करता है। डॉर्सल ट्यूब्यूलर हार्ट, ब्लड प्रेशर इज लो। यहां तक का जो एरिया था ना, ये था अबाउट हार्ट, है ना, हार्ट। और ये ब्लड, ब्लड के बारे में यहाँ पे हम ये जो जितने भी पॉइंटर्स हमने ये वाइट लाइन के बाद डाले हैं ना, ये हमने डाले हैं अबाउट ब्लड या हीमोलिम्फ। ये सारी कहानी हमने ब्लड और हीमोलिम्फ के बारे में लिखी है। चाहे यहाँ नंबर डाल लो, ऐसे डाल लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7। ये तो इसी का पॉइंटर है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा स्कैटर्ड है पर इसको तुम कर लेना, ठीक है। 7 इसके पॉइंटर्स हो गए। इसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर फंक्शन देखें, ये तो हमने देखा कि हीमोलिम्फ क्या कर रहा है। अब हम एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। वही काम है, बस रफ बहुत स्मॉल उसमें है। खत्म है तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या काम है देखना। सबसे पहला जो काम है वो होगा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। इसका परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन। दूसरा वेस्ट ट्रांसपोर्ट, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उत्सर्जक जो उत्पाद बन रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट। तीसरा हार्मोन ट्रांसपोर्ट। मेजर तो यही है, बाकी सारी चीजें तो एक्स्ट्रा में हैं। मोटे मोटे 3 पॉइंट तो ये हैं जो याद रहने ही चाहिए। हार्मोन्स का परिवहन। और एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। भाई साथ के साथ हिंदी भी बोल रही हो, है ना, तो जैसे हिंदी में लिखना हो प्रॉपरली हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता। और इसके बाद थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन यानी क्या? बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन करके रखना इस थर्मोरेगुलेशन। बॉडी हीट मेंटेन करना, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, तापमान बनाए रखना, रक्तचाप बनाए रखना, हार्मोन ट्रांसपोर्ट, वेस्ट ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी। ये होता है परिसंचरण तंत्र के काम है ये, है ना, हीमोलिम्फ के नहीं है ये, मतलब दे आर टुगेदर। इसके बाद यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगले लेक्चर से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ठीक है, अगले लेक्चर से रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, कुछ भी बाकी नहीं है। हमने बहुत ढंग से सर्कुलेटरी सिस्टम किया है, बहुत ढंग से किया है, ठीक है। एक एक चीज़ हमने बनाई है, एक एक फीचर हमने डाला है। डायग्राम देख लेना, बहुत ज़रूरी है, बना लेना। इसको बना के जब लिखोगे तो ज़्यादा बेटर समझोगे, ठीक है। एक एक साइनस देख लिया, मसल्स देख ली, सिस्टोल डायस्टोल देख लिए,
ठीक है, ब्लड सेल्स भी देखी हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखा है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और इन पॉइंट्स को तुम ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि इम्यूनिटी है, इसमें पैथोजन वाला पॉइंट आ जाएगा, तो इसमें इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन हो गया, थर्मो रेगुलेशन यानी बॉडी टेम्परेचर, तो वो बाहर के टेम्परेचर से रेगुलेट करके वो रखते हैं, उसको नियंत्रित करके, तो इसमें तुम्हारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण, इकोसिस्टम वाला पॉइंट रिलेट हो जाता है ना। तो ये सब हो जाएगा। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट से तुम्हारी ग्रोथ आ जाएगी, डिजीजेज आ जाती हैं, है ना, इन्फेक्शन आ जाएंगे जो लगते हैं, तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी जुड़ी हुई है। वेस्ट ट्रांसपोर्ट से आप ये देखेंगे कि शरीर के अंदर कितना जो है एक्सक्रीशन उसका ढंग से काम कर रहा है ना। दैट्स हाउ ये हमारा टॉपिक रैप्ड है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।